अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। ईरान इजराइल जंग बंदी के बाद, सीज फायर के बाद भी हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की वजाहतों का सिलसिला जारी है। वो खुद अपने ही मीडिया पर, बिलखुसूस CNN पर, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर नाराज़ क्यों हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने ईरान को फातेह करार दे दिया इस जंग में और बाकायदा अमेरिका को दो टोक पैगाम भी भेजा है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका इन में इनफरादी तौर पर इस जंग के हवाले से किसके क्या अहदाफ थे और किसको क्या मिला। इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। ब्रिगेडियर राशिद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पर इजराइल के, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे? क्योंकि सामने जो चीज़ें आई, जाहिर है कि वो ईरान की जो न्यूक्लियर सलाहियत थी, जो कैपेबिलिटी थी, उसको ख़त्म करना चाहता था, नहीं हुई। वो ईरान में रिजीम चेंज चाहता था, नहीं हुआ। तो आया क्या हाथ इस वक्त इजराइल के? देखिए, इजराइल तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो जो न्यूक्लियर जो इस्तादेकार है हथियार बनाने की और यूरेनियम अफजूदगी की, उससे बिल्कुल महरूम करना चाहता था ईरान को। और ये नेतन्याहू हुकूमत का बहुत पुराना ये उनका एम था। इससे पहले भी जब वो हुकूमत में थे 2012-13 में एक फुटेज है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कितना करीब ईरान पहुंच गया है इस वक्त जो जौहरी बॉम्ब ग्रेड अफसूदगी के। और इस वक्त उनको मौका मिला, वो बड़े एक वेल प्लान तरीके से उन्होंने प्रोसीड किया। और पहले उन्होंने जो जितने भी सपोर्टर्स थे ईरान के, हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया, इराक, यूथीज, उनको वीकन किया। और उसके बाद जब उन्होंने समझा कि वो अब जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर है वो करने के काबिल नहीं रहा ईरान, तो उस पर डायरेक्ट हमला कर दिया। और उनका मकसद ये था कि ईरान को जो अगर वो जौहरी अफजूदगी के करीब पहुंच गया है तो वहां पर उसको रोक दिया जाए, उसकी सलाहियत से उसको महरूम किया जाए। और इन हमलों का फ़ायदा उठाते हुए अगर अंदरूनी तौर पे कोई उनके खिलाफ महाज बनता है और कोई अपोजिशन जो इस रेजीम के खिलाफ उठ खड़ी होती है, तो वो भी एक हदफ अचीव किया जाए रेजीम चेंज का। और इसके लिए उन्होंने ये सारी पहले वो बमबारी शुरू की। उसके बाद उनका ये हदफ था कि अमेरिका इस जंग में आ जाए, ड्रॉ हो जाए, क्योंकि उसके पास वो हथियार थे जिससे वो डीप पेनिट्रेशन अटैक करके नुकसान पहुंचा सकता था। तो ऐसे ही हुआ। अल्टीमेटली अमेरिका को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। मगर अब जब ये जंग खत्म हुई है तो ऐसा लगता है कि पार्शल अहदाफ हासिल किए हैं दोनों फरीकों ने। मैं क्यों कह रहा हूँ पार्शल अहदाफ? क्योंकि जौहरी अफजूदगी की जो सलाहियत है, ईरान उससे कुछ अरसे के लिए ठीक है पीछे हो गया है। और ये कोई किसी को मालूम नहीं है कि वो जो 400 किलोग्राम के लगभग जो 60% से ज्यादा अफसूदा यूरेनियम थी वो कहाँ चली गई है। ये बड़ा मुहिम्मा है। और ठीक है, वो फिरदो, नतान्ज, अरग, उन सबको नुकसान हुआ है, सेंट्रीफ्यूजेस को, मगर वो रिक्रिएट की जा सकती हैं। उस पर टाइम लगता है, मगर वो जौहरी सलाहियत मौजूद है और नो हाउ मौजूद है। अगर वो चाहें तो दोबारा उस राह पे वो कदम रख सकते हैं। और इसलिए रजीम चेंज नहीं हुआ, जौहरी इस्तेदाद से उसको महरूम नहीं कर सके। और ये हो सकता है इसका रिजॉल्व और सख्त हो जाए, हार्डन हो जाए और फिर एक पूरे वलवले के साथ ईरान दोबारा ये काम शुरू कर दे। मगर उसके लिए अब उसको सबसे बड़ी ईरान की फिक्र ये थी कि जो उसको इकोनॉमिक सैंक्शंस थी वो उसको बाइट कर रही थी, तो वो चाहता था कि ये उसको कोई रिलीफ मिले। तो अब वो रिलीफ उस सूरत में मिल सकती है कि जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएगा, वहाँ उससे क्या कंसेशन डिमांड होंगी, क्या वो कंसेशन वो देगा और उसके बाद फिर वो एग्री करेगा। और ये डिपेंड करता है कि उससे क्या डिमांड्स होंगी। मेरा ख्याल है जो इजराइल की डिमांड होगी वो उसकी मैक्सिमम अफजूदगी से दस्तबरदारी होगी, जबकि अमेरिका हो सकता है दोनों ममालिक को नज करके उस तरफ लाए कि कोई वाइब मीडिया हो जाए, जिस मतलब एक फेयर डील जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन जाहिर है कि जो चीज वो जंग से एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी खत्म नहीं कर सके, वो यहाँ पर टेबल पे बैठ के कैसे करेंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन।
सर ये भी बताइएगा कि खुद नेतन्याहू जो दाखिली महाज पर उसे खुद विद इन दी इजराइल जो उसकी हुकूमत को ख़तरा था और वहाँ पर उनके खिलाफ करप्शन के केसेस और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है उसको भी बुरा भला कह रहे हैं। तो हो सकता है ये डोमेस्टिक जो मामलात थे यहाँ पर थोड़ी शायद बहुत सपोर्ट मिल जाए नेतन्याहू को। जी, उनका मद्मा नजर भी यही था। ये जो फॉरएवर वॉर का कॉन्सेप्ट है ना, कि जंग को तूल दिए रखो, गाजा को लटकाए रखो, उस पायदार और अमन की तरफ ना जाए, ना करें, ईरान के खिलाफ महाज खोल दो। और इसका मकसद ये है कि वो जंग जैसी कैफियत में इसराइल को डाल के जो अपना राइट विंग वोट है उसको वो पक्का कर रहे थे, क्योंकि उनकी इलेक्टोरल जो रेटिंग्स थी वो बड़ी डाउन हो गई थी। आज अगर इलेक्शन होता तो वो इलेक्शन हार जाते, मगर अब अगर ये इस ईरान की जंग के बाद, क्योंकि वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, तो उससे उनके इलेक्शन के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो थोड़े रोशन हुए, मगर वो सही तरीके से अभी भी मसाइल हैं, क्योंकि वो सारे हॉस्टेज वापस नहीं आए हैं, गाजा में बड़ा नुकसान हुआ है, क्वेश्चंस उनके ऊपर आ रहे हैं, और करप्शन के इल्ज़ामात हैं जिस पे आपने इशारा किया कि ट्रंप ने भी, बल्कि वो उसके जब सदर ट्रंप ने ये बात की तो जो इनके अपने हलीफ हैं राइट विंग जो कोएलिशन बनी हुई है, तो राइट विंगर हैं, उन्होंने भी उसको उस पर वो मोहतरज हुए हैं कि ये ट्रंप साहब का तो इंटरफेयर करना बनता नहीं है। सो इसलिए उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो भी इनके एजेंडे को ड्राइव कर रही है। ऑल सेड एंड डन ये इनका एक बहुत बड़ा जो ग्रेटर उसका एक्सपेंशन का एजेंडा है, ताकि ये अपनी सरहदों से निकल के, जिसको वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं, तो उनका नजरिया सिक्योरिटी का ये है कि अपना जोग्राफिया बढ़ाई जाओ। अब गोलान से आगे तो आके वो सीरिया में भी बैठ गए, क्लाइंट हुकूमत भी ले आए हैं सीरिया में, इराक में कमो बेश उनके हलीफ हैं, अमेरिका का बड़ा प्रेजेंस है उसमें, कुर्दिस्तान वाले इनके फेवर में है। राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर ग्रेटर इजराइल जो स्ट्रैटेजी। सर ये बताइए कि सदर ट्रंप जो हैं उनकी वजाहतें हर जगह पे हम देख रहे हैं और अपने मीडिया से भी वो नाराज हैं। ट्रंप को क्या बेचैनी है या उनके लिए वहां पर आप क्या देख रहे हैं आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट? देखिए, वो सदर ट्रंप तो एक नोबल पीस प्राइज के ख्वाहां थे, हैं भी अभी, और उनका ये ख्वाहिश थी कि पाक भारत एटमी जंग रुकवाने का जो क्रेडिट ले रहे थे, इसी तरह का एक फेदर उनकी टोपी में आ जाए, ये जो इजराइल और ईरान की जंग रोकने का, तो क्रीडेंशियल्स बड़े मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद अगर वो गाजा का भी सीज फायर करवा दें, शराइत चाहे जो भी हों, और उसके बाद जो यूक्रेन की जंग का भी कोई मामला सेटलमेंट की तरफ जाए, तो फिर तो पक्का हो जाता था उनका क्रीडेंशियल। अब इसमें इस नजरिए के तहत उन्होंने पहले जंग से गुरेज किया, 2 हफ्ते का बताया कि हम 2 हफ्ते के बाद फैसला करेंगे। हालांकि नेतन्याहू साहब उनको जंग में घसीटने के लिए बड़ी एफर्ट्स कर रहे थे, मगर यकायक क्या हुआ कि उन्होंने B-2 बम्बार भेज दिए और उसके बाद अमेरिका को जंग में इन्वॉल्व कर दिया। अमेरिका फ्रीक बन गया, पे उन पे बड़ा एक क्रिटिसिज्म आया, जो उनका अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा बेस है सपोर्ट का, उसके अंदर स्टीव बैनन और रक टक्सन उस जैसे लोग, उन्होंने उनकी मुखालफत की। तो जब वहां बेस स्प्लिट हुआ तो वो थोड़े से वरिड हुए कि अब ये मामला किधर जा रहा है, अहदाफ हासिल होंगे नहीं होंगे, और उन्होंने वो हमले करके उसके बाद उसको रोक दिया और वो अचीव किया। उन्होंने पहले ये कहा कि जी जो मिलिट्री की उनकी और जो उनकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की ऑब्जर्वेशन थी कि हम इस वक्त बॉम्ब डैमेज असेसमेंट करके ये हमें क्लैरिटी के साथ कुछ पता नहीं है कि जौहरी अफसूदगी की जो ऑपरेटर्स था वो कितना उसको डैमेज हुआ है। तो उसके बाद एक खबर आई कि जी चंद 1-2 महीनों के लिए वो पीछे गए हैं, पीट हेगसेथ साहब ने कहा। अब वो एक और उन्होंने लेटेस्ट जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीट हेगसेथ साहब जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, साथ उनके डैन केन हैं जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, उन्होंने कल तो कुछ और ही नजरिया एक पूरी प्रेजेंटेशन दी जिसमें वो बॉम्ब को नीचे जाते हुए दिखाया, कैसे उन्होंने मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ने पेनिट्रेट किया, कैसे धमाका किया। और वो क्लेम अब ये कर रहे हैं कि उन्होंने इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि वो कई सालों तक ईरान इससे रिकवर नहीं हो सकता। अभी देखिए, मुझे ये ऐसा लगता है कि जब प्रेशर आया ट्रंप साहब पे कि आपने तो अहदाफ अचीव नहीं किए, आपने अमेरिका को जंग में भी घसीट लिया,
ईरान का हौसला भी बुलंद हो जाएगा कि इसके बाद भी अगर वो उसी तरह सस्टेन कर रहा है, रजीम भी तब्दील नहीं हुआ, उनकी वो सलाहियत भी बरकरार है। हाँ बिल्कुल राशिद वली साहब, यही चीज़ें जब वहाँ का मीडिया लिख रहा है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया लिख रहा है, तो फिर वो ज़ाहिर के नज़रों में भी आ रहा है और उसको मुखालफत भी सहना पड़ रही है। आप ये बताइए कि इस पूरे मामले में, चाहे पाकिस्तान के हवाले से हो, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान हो या इसराइल, और हम बात करें इस वक्त ईरान की या उससे पहले गाज़ा, ये जो ख्वाहिश है ग्लोबल पीस लीडर के एक इमेज की, उससे पहले फिर हालात वाक़यात तो इस तरह के सबूत देते हैं कि जनाब उस जंगी जुनून को पहले बढ़ावा दिया, फिर जाके आग बुझाने का काम। जी हाँ, वो देखिए वो बहुत ज़्यादा जो डीप इंट्रोस्पेक्शन है वो करने के बजाय वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं और वो चाहते हैं कि मैं जाना जाऊं एक पीस मेकर के तौर पे और एक एक्शन ओरिएंटेड सदर के तौर पे भी। तो उनका नज़रिया ये है कि मैंने जो ये बमबारी की है इससे ईरान और इजराइल पीस के करीब आए हैं। अब इस पे बहस हो सकती है, मगर बाहर तो और उनका नज़रिया यही है कि उसके बाद ईरान ने सोचा कि अब चूंकि बहुत नुकसान हो रहा है तो चलो एक टोकन हमला करते हैं कतर पे और उसके बाद डिक्लेयर कर देंगे कि हम आ सकते हैं निगोशिएटिंग टेबल की तरफ। और कुछ पसे पर्दा इस किस्म के बैक चैनल टॉक्स के बाद फिर ये फैसला हुआ और उसके बाद ये सीज फायर। राशिद वली साहब, इस तमाम एपिसोड में हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन हुआ और इस समय OIC, जितने भी ब्लॉक्स हैं, सारी चीजें, ये सब क्या इररेलेवेंट हो गए? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये साबित होता है इस वक्त इस सदी में। ये बदकिस्मती से यही साबित हो रहा है क्योंकि ये दुनिया, हम यूनिपोलैरिटी का जब मोमेंट खत्म हुआ तो बाईपोलैरिटी आई कुछ अरसे के लिए और उसके बाद मल्टीपोलैरिटी। मगर मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी हमने देखा है कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दस्तूर है और ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं OIC है या दीगर रीजनल ब्लॉक्स हैं, इनकी अहमियत तो बहुत है क्योंकि ये रीजनलिज्म की तरफ दुनिया जा रही है। मल्टीलैटरलिज्म अभी रीजनलिज्म यानी अपने अपने रीजन में मुक़य्यद होके, और जो ग्लोबल पीस और ग्लोबल मल्टीलैटरलिज्म था और उसने एक बैलेंस ऑफ पावर किया हुआ था, तो उससे दुनिया पीछे हट रही है। तो अब तो ऐसे ही लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल ये अमन कायम नहीं कर सकती, उसमें हर अमन की सीज फायर की जो करारदाद है वो वीटो हो जाती है, तो फिर तो वही है कि जिसके पास पावर है वही कुव्वतें इस चीज़ का इदराक करें, सोचें, अपनी कैलकुलेशंस करें और फिर पीस की तरफ दुनिया को लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और अब तक की हाल पर अपना तजिया पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद हम बजट 2025-26 जो मंजूर हुआ वो किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं इसका भी जायजा लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं माली साल 2025-26 के बजट की, जिसे कल बाकायदा काबीना ने और उसके साथ साथ कौमी असम्बली से उसकी मंजूरी दे दी गई है। 463 अरब रुपए मालियत के नए टैक्सेस के साथ फाइनेंस बिल जो है वो मंजूर हुआ। ऐवान ने 17,600 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी, जो टोटल इसका आउटले था। और यहाँ पर यह भी अहम है कि अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम जो तरामीम थी उनको मुस्तरद कर दिया गया। एक अच्छा पहलू ये कि डिजिटल मईशत को भी टैक्स कवानीन के दायरे में शामिल किया गया। लेकिन यहाँ ये बात भी अहम है कि इससे पहले जो नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ी बातें कही जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि जनाब उन पे इतना तंग कर दिया जाएगा कि वो खुद ब खुद फाइलर्स बन जाएंगे। तो ऐसे जो भी इक़दाम थे एक तरीके से वो करार दे दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ एलोकेशंस के हवाले से बात करें, जो सबसे बड़ा जो एलोकेशन है बजट की वो सूद यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो सूद की अदायगी है, उसमें 8,600 अरब रुपए इसके लिए मख्तस किए गए हैं। फिर हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है 2,550 अरब जो है वो डिफेंस अखराजात में खर्च होंगे। थर्ड वन एलोकेशन जो है वो सब्सिडीज़ के लिए है, 1,100 अरब रुपए सब्सिडीज़ के लिए। फिर पेंशन, उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट एलोकेशन पेंशन की, जिसमें 1,000 अरब रुपए जो है वो पेंशन की अदायगी के लिए। फिर साथ ही साथ 1,000 अरब जो है वो तरक्याती अखराजात के लिए भी एलोकेट किए गए। और जो सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए जो रकम रखी गई है वो 917 अरब रुपए रखी गई है।
सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त सामने आ रही है कि एफबीआर के लिए गिरफ्तारी के इख्तियारात जो हैं उनको अब कानूनी शक्ल मिल गई, और यही वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर जो ताजिर बरादरी है सरापा एहतजाज हैं, वो इस इख्तियारात को बड़े जाबिराना इख्तियारात समझते हैं, और क्या समझते हैं कि सेक्शन 37AA जो है वो इंसाफ के तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस तमाम चीज़ों का मैं जायज़ा लूँगा। जावेद बिलवानी जो कि सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बिलवानी साहब आपका। और साथ ही साथ अब्दुल कादिर टैक्स एक्सपर्ट हैं और साबिक सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेक्शन 37AA इसके हवाले से अगर बात की जाए तो बाकायदा एफबीआर को बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का इसमें इख्तियार मिल गया है। एफबीआर जो है वो फंड्स भी मुंजमद कर सकता है और साथ ही साथ टैक्स पेयर को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार भी कर सकता है, इवन उनको भी जो दिहाइयों से टैक्स देते चले आ रहे हैं। बिलवानी साहब, या ये आप यही इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस पूरे सेक्शन 37AA की, वो आप यही समझ रहे हैं, वही यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है? 37A जो है ये जंगल का कानून बना है, ब्लैक लॉ है ये। और एक जगह ये बात कर रहे थे कि नॉन फाइलर्स को हम फाइलर्स बनाएंगे, और एक जगह ये बात करते हैं कि हम सारा डिजिटलाइजेशन सिस्टम बनाएंगे। एक जगह फाइनेंस मिनिस्टर ये बात करते हैं और प्राइम मिनिस्टर कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेंगे और टैक्स पेयर के फ्रेंडली बजट होगा और टैक्स पेयर को सहूलत देंगे। फिर दूसरी जगह फिर इन्होंने ये 37AA जो बनाया है, इसके अंदर आपका अकाउंट सीज कर देंगे, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे, और जो है बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कुछ दिए। मैं अगर आप प्रीवियस तारीख की बात करें कि एफबीआर आज तक जो ये कादिर मेमन भी बैठे हुए हैं, 100 केस अगर किस बनाते थे ना, तो 100 में से 99 केस, शायद कई दफा तो 100 के 100 केस जो है वो टैक्स पेयर के फेवर में फैसले आते थे, चाहे वो एजुडिकेशन में जाए, चाहे वो हाई कोर्ट गए। तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस जो एफबीआर की प्रैक्टिस रही है उसमें 99% केस जो है वो गलत बनाते थे। जो डिपार्टमेंट 99% गलत केस बनाता हो उसको आप ये पावर दे दो, तो इसका क्या मतलब है कि आपने अंधे के हाथ में लाठी दे दी है या अंधे के हाथ में कलाशनकोफ दे दी है। और वो टैक्स पेयर वैसे ही इस मुल्क में कम है और वैसे ही टैक्स पेयर इस मुल्क में ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप रीजन के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का रेशो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज जो है एक्सपोर्ट में। मैं ये पॉइंट जरा कादिर मेमन साहब की तरफ रखता हूं। ये बताइएगा 37AA ये जो बात की जा रही है पॉइंट के जनाब 99% जो है वो अगर हम लिटिगेशन में चले जाते थे तो उसके बाद वो केसेस उनका फैसला जो है वो विक्टिम के फेवर में होता था, ताजिरों के फेवर में होता था। ये यहाँ पे लॉजिक क्या थी इसको इतने ज़्यादा पावर्स देने की एफबीआर को, ये बाकायदा पुलिसिंग या ड्रैकोनियन पावर्स जिसे कहा जा रहा है, क्या लॉजिक थी, क्या इसकी तौजीह है मेमन साहब? मैं समझता हूं कि जो 37AA जो है वो अब जहां तक मेरी इत्तला है और कि कल असेंबली ने उसको खत्म कर दिया। 37AA अब लॉ का हिस्सा नहीं है और जितने भी वो जो ड्रैकोनियन कवानीन थे वो सब ताजिर बरादरी, प्रोफेशनल बॉडीज, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, सेनेट के मेंबर्स ने की अपोजिशन की वजह से ये सारे जो पावर्स जो थे 37A में वो सारे के सारे वो खत्म हो गए। अब 37A जो एक लॉ था, एग्जिस्टिंग लॉ, उसमें कुछ पावर्स को डाला गया और उसको भी बहुत ज्यादा क्लिप किया गया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो ये है कि उसने उस ऑफिसर ने इंक्वायरी करनी है, उस इंक्वायरी को मुकम्मल करना है 6 महीने में। ठीक है, उस इंक्वायरी को करने के लिए उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है उस शख्स को जिसको वो ये समझते हैं कि उसने टैक्स फ्रॉड किया है। जब वो इंक्वायरी खत्म कर लेगा 6 महीने के अंदर एक रिपोर्ट, तो वो एक रिपोर्ट कमिश्नर को देगा और अब उस रिपोर्ट के मुताबिक वो कमिश्नर जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो ये कह दे कि नहीं इसका फ्रॉड नहीं बनता तो खत्म हो जाएगा, और अगर उसका फ्रॉड बनता है तो वो कहेगा अच्छा आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें।
फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको ये इन्वेस्टिगेशन को 3 महीने के अंदर क्लोज करना होगा। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो 3 महीने के बाद क्लोज हो जाएगा और वो ये इस बात को डिटरमिन करेगा कि जी उसको अरेस्ट करना है या उसको करना है, तो फिर एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी 3 लोगों पे मुनस्सिर होगी और वो FBI और ये मेरे ख्याल में नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स ने जिम्मेदारी ली है कि उसको ये बनाएंगे। और फिर उसमें वो कमेटी के अप्रूवल अगर होगी तो फिर उस बंदे को भी अरेस्ट उस वक्त किया जाएगा जब वो जुडिशियल मेंबर से टैक्स ऑफिसर जो है वो ले आएगा उसके वारंट, तो वो हो सकता है गिरफ्तार। और इसको भी बहुत ज्यादा क्लिप कर दिया गया। अच्छा, और फिर ये भी लिमिट जो अरेस्ट वारंट की है उसको भी एक लिमिट के साथ कर दिया गया है कि अगर इससे ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड होगा तो फिर जो है वो किया जाएगा। मैं वो अमाउंट भी बता दूं आपको कि वो अमाउंट भी अंदाजा जो है वो तकरीबन कोई सम वेरी रीजनेबल वेरी हाई रिमांड है उस पे कि इतनी अमाउंट का अगर फ्रॉड होगा तो इसको फिर जो है वो क्लिप किया जा सकता है। 5 करोड़ की फिगर थी, 5 करोड़ की तकरीबन कोई है कि अगर 5 करोड़ रुपए तक की कोई लायबिलिटी अगर किसी ने फ्रॉड किया 550 मिलियन तक का, तो फिर उस शख्स को उसके वारंट भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस होगा, कमेटी पहले वो इंक्वायरी करेगा, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर उसके बाद वो 3 बंदों की कमेटी के पास चले। तो अब क्या रह जाता है? मेरे ख्याल से अगर सारी चीजें इतनी मॉनिटरिंग के साथ है तो फिर तो वो बेहतरी की तरफ एक इकदाम हुआ। मेरा नहीं ख्याल एक्ट में जो मैं अभी कोई चंद मिनट पहले मेरे पास एक्ट की जो मतलब मैं समझता हूँ जो एक्ट ही होगा इंशाल्लाह, उसमें ये सारी चीजें आ गई है कि 37AA अब नहीं है जी। लेकिन बहरहाल जब तक साइन कॉपी आ जाए जब तक आप कुछ नहीं कहा जा सकते। बिलवानी साहब आपने सुनी होगी सारी बातें मेमन साहब की कि 37AA अब नहीं है, और अगर है तो उस तरह से नहीं है, उसमें काफी चीजें जो रैशनलाइज की गई हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, कादिर मेमन साहब जो है वो जो बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहीं पढ़ा होगा या फाइनेंस बिल की कॉपी इनके पास आ गई होगी जो अप्रूव हुई है और इन्होंने उसमें देखा होगा। क्योंकि जहाँ तक इस दफ़ा एनोमली कमेटीज में कादिर मेमन हमेशा होते हैं, मैं भी पहले एनोमली कमेटी में रहा हूँ, इस बार भी था। जिस तरह एनोमली कमेटी ने इस बार मीटिंग की, जो बिजनेस की एनोमली कमेटी ने, उसके अंदर ना चेयरमैन आया, ना मेंबर आया, ना फाइनेंस मिनिस्टर आया। कादिर मेमन साहब से मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूछना चाहता हूं कि ये पहले जब भी एनोमली कमेटी की मीटिंग में होते थे तो चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर आके उस मीटिंग में बैठते थे? हमेशा आते थे। इस बार तो मेंबर भी नहीं आया। लेकिन इस दफा भी टेक्निकल कमेटी जो है, जो हमने टेक्निकल जिसका हम हिस्सा थे, उसमें मेंबर से भी हमारी मुलाकात हुई है और चेयरमैन से भी हुई है। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर से नॉर्मली चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो है वो जाके मिलता था, तो आई एम श्योर वो चेयरमैन मिला होगा। लेकिन हमारी मीटिंग जो टेक्निकल की हुई है उसमें हमारी चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई और मेंबर से भी मुलाकात हुई है। अच्छा, हमारी जो मीटिंग हुई है एनोमली कमेटी की, उसमें ना चेयरमैन आए, इवन मेंबर भी नहीं आए, तो हमने वॉकआउट किया मीटिंग में। मेमन साहब, यहाँ बुनियादी बात यह है कि एक तो चले बजट की जो तैयारी है उसमें हमेशा स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। फिर जाहिर है कि ये एक जो डेफिसिट है कॉन्फिडेंस के हवाले से, ट्रस्ट डेफिसिट है टैक्स पेयर और टैक्स जो आपकी अथॉरिटी है उसके दरमियान, ये कितना खराब है, इन चीजों को कितना इस निजाम को जाया कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस वक्त जितने भी कवानीन का इतलाक है वो सब उन तमाम लोगों पे है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है वो इसका ब्रंट उठा रहा है। हमारी कोशिश ये, मेरे ख्याल में FBI की भी और तमाम की कोशिश भी ये होनी चाहिए कि जब तक ये टैक्स ब्रोडन नहीं होगा, जब तक जितने प्लेयर्स जो टैक्स के GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट जितना उनका है वो उतना टैक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट जो है वो वाइप आउट होता चला जा रहा है। और इस वक्त जो है जब तक हम इंडस्ट्री को ग्रोथ पे नहीं लाएंगे और इंडस्ट्रियल हम इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन को नहीं लाएंगे,
तो इस कंट्री का सर्वाइवल नहीं है। और जो मैं समझ रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि इस वक्त दुनिया की हम फॉरेन पॉलिसी के तहत हमारा बहुत अच्छा हुआ हुआ है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को फैसिलिटी करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बिजनेसमैन जो इस मुल्क में काम कर रहा है वो जिहाद कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन जो है इस वक्त जिहाद कर रहा है। जी बिलवानी साहब, ये फरमाइएगा कि अब अगर जो मेमन साहब बात कर रहे हैं और जिस तरीके से एक पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर डिफाइन किया गया, और बीइंग प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आप ज़ाहिर के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को जो है आप हेड करते हैं और चीज़ें आप तक भी अभी शायद उस तरह से नहीं पहुंची है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर इस तरह से जैसे हकीकतन बता रहे हैं मेमन साहब, तो चीज़ें तो फिर नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ गई, एक बेहतर चैलेंज सिस्टम बन गया, वरना इसका लामहला जो है कहीं पे जो है फायदा भी उठाया जाता था। हमारे यहाँ केसेस जो है वो लिटिगेशन में चले जाते थे और सालों लिटिगेशन के अंदर रहते थे। कादिर साहब ने जो बात नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे इन्होंने कहा, अब्दुल कादिर ने कहा कि इन्होंने यूं चेंजिंग किया है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। देखो, एनोमली कमेटी में हम लोग जो चैम्बर के प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है, और उनको रखा जाता है जो टैक्स पेयर हैं। हाँ। उन्हीं के लिए एनोमली है ना, जो नॉन फाइलर है उनके लिए क्या एनोमली है। हाँ। और कस्टम की एनोमली भी उसी के लिए। बिजनेसमैन जो है वो टैक्स दे रहे हैं, बिजनेसमैन ड्यूटी दे रहे हैं, बिजनेसमैन रेगुलेटरी ड्यूटी दे रहे हैं। तो बिजनेसमैन को अगर ऑन बोर्ड लेके चेयरमैन ना है और फाइनेंस मिनिस्टर ना है, तो इसका मतलब क्या है कि जिससे आप टैक्स ले रहे हो उसको आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, जिससे आप ड्यूटी ले रहे हो उससे कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, उसको आप नहीं पूछ रहे कि एनोमलीज क्या है। देखो, हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं, हम कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करने वाले को पता होता है कि तकलीफ क्या है। ये वैसी बात है, खून देने वाले को पता है कि मेरी कैपेसिटी है, मैं ब्लड दे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बिलवानी, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद भी फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन अब्दुल कादिर मेमन हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक। कादिर मेमन साहब, आपसे मैं एक आध बात जो है वो और आगे करना चाहूँगा। ये जो कुछ बात की जा रही थी जनाब, प्रॉपर्टी जो रेंटल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर जो इनकम है और उसके टैक्सेशन और वो डीसी रेट्स के हवाले से ये बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा बताइए इसमें क्या कुछ बात आगे बढ़ी है? इसमें देखिए, प्रपोजल तो ये था कि जो रेंट जो ले रहा है, ये मतलब खदशा ये है इनको कि ये जो रेंट लोग दिखाते हैं अपना, वो रेंट एक्चुअल नहीं होता, और वो मार्केट में जो रेंट लिया जाता है उसके अंदर कमी है। तो उसके लिए उन्होंने एफबीआर की जो प्राइस ऑलरेडी फिक्स की हुई है, जो कि तमाम नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने कहा था कि ये 4% उसका मिनिमम लिया जाएगा, लेकिन इमरान मेरी इत्तला के मुताबिक वो प्रोविजन ऑफ लॉ भी खत्म हो गया, अब वो नहीं है। तो बचा क्या फिर इस बजट में? क्योंकि इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ी बात कही जा रही थी, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी, माली शमूलियत के हवाले से। तो आप ये समझ रहे हैं कि चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, और हमेशा वो जो बात की जाती है, जिस तरह का जो पॉलिटिकल कैपिटल होता है उसको वो आड़े आ गया था, यहाँ पर भी इसी तरह की चीजें हुई हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली जो 114C जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और जिसके तहत ये था कि जो इनएलिजिबल पर्सन होंगे उनको ये चीजें नहीं खरीदने दी जाएंगी या उनको नहीं किया जाएगा, तो उस पर बहुत सारे व्यू ये थे कि देखें, इससे होगा ये कि कारोबार रुकेगा, और कारोबार रुकेगा तो ग्रोथ रुकेगी। एफबीआर को ये करना चाहिए कि उनको कारोबार करने दें, उनको चीजें बेचने दें। नहीं सर पॉलिसी, सर देखें, पॉलिसी अगर चेयरमैन एफबीआर बैठ के ये कह रहे हैं कि जनाब एक दुकान से आप जाके जूता लेते हैं 17% जीएसटी, 18% जीएसटी, और वही चीज आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहां पर वो चीज नहीं है, तो वो ये कह रहे थे कि जनाब ये पोटेंशियल है। देखिए, डिजिटल वाला लॉ नहीं चेंज हुआ, डिजिटल वाले में वो बिल्कुल अपनी जगह पर है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में है, बल्कि जो अब बाहर की जितनी कंपनीज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में अपनी सर्विस देंगी बाहर से बैठ के, उनका भी डिजिटली जो है, आई थिंक ये बहुत अच्छा इकदाम है। उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि
जो कि हमारे ग्लोबल ट्रीटीज जो हमारी हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। उस पे हमने इनको पॉइंट आउट किया था कि इसमें दुनिया ने, चूंकि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान कोई पहली कंट्री नहीं है जिसने डिजिटलाइजेशन पे और सर होना चाहिए बिल्कुल सर, रिगार्डलेस आपका सोर्स ऑफ इनकम, जो आप पैसे कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स पे करें, ठीक। और दूसरा जो एक अच्छी चीज हुई है, जो थोड़ा सा रिलीफ मिला, वो सैलरीड क्लास को इस मर्तबा मिल गया जी। लेकिन देखिए, मैं स्टिल फील करता हूँ कि पाकिस्तान के टैक्स रेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत हाई हैं और उसको मतलब स्लोली और ग्रेजुअली जो कम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसको इस बात का इदराक भी है कि वो ये टैक्स पाकिस्तान के हाई हैं। और चूंकि अब देखें, आपको याद हो बजट में जब हम बैठे थे इकट्ठे, तो हमने इस बात का देखा था कि जो है पाकिस्तान का बजट का जो डेफिसिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से कम होता चला जा रहा है। और अगर इसी रफ्तार से बजट डेफिसिट कम होता रहा तो शायद गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस होगा कि कभी वो टैक्स के रेट को कम करे। और बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मेमन, साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, और वो उसी वक्त होगी जब हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करेंगे, माली शमूलियत करेंगे, और इसके साथ साथ हम अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करेंगे, टैक्स बेस को बढ़ा के टैक्स रेट को कम किया जाए। इसी तरह लोगों को सहूलत मिलेगी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।